Hello students, welcome to CSCP IS Academy. This side your Apurva sir presenting the newspaper analysis of 10th of June 2025. So students, if you are in need of the PDF, अगर आप कोई इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @CSCP_Assam को फॉलो कीजिए. So students, as you know that from the last analysis we have started our orientation on the basis of mains. कि हम जो अभी न्यूज़ पे एनालिसिस कर रहे हैं अप टू योर 8th of June वी डिड प्रीलिम्स ओरिएंटेशन. ज़्यादा प्रीलिम्स में फोकस हम किए हैं, बट टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर EPSC मेंस मस्ट बी कंडक्टेड. सो हम जो एनालिसिस है वो मेंस ओरिएंटेशन एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ठीक है. एंड ऑब्वियसली कि प्रीलिम्स रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स विल नॉट बी मिस्ड. That will also be provided in the content itself. So now as your mains is approaching and many of you will be thinking to clear this examination of prelims, so CSCP IS Academy has launched its mains crash course 2025. So जिसका क्लास 16 जून से स्टार्ट हो रहा है. सो हियर ऑल द डिटेल्स आर गिवन एंड फॉर फर्दर डिटेल्स और भी कोई आपको इंक्वायरी करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. So let's start with the topics that today we will be discussing. Today we will be discussing 5 topics which are again very important for your CC mains. The first one, empowering women in agriculture. Now if you just analyze the topics or the papers which are associated with this news, so you can say if it is a topic related to women, then it will come under your GS1. ऑल राइट, सोसाइटी, बिकॉज वोमेन जो टॉपिक है वो सोसाइटी में है. एग्रीकल्चर वो अगेन GS1 में भी आएगा. ज्योग्राफी में अगेन इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ 3, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इट हैव अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. सो ये जो न्यूज़ है वो आज लिया गया है फ्रॉम द आर्टिकल एम्पावरिंग वोमेन इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी. अगेन आप अभी यहाँ पर फूड सिक्योरिटी अगर देख रहे हैं, दैट मीन्स अगेन दिस इज़ अ टॉपिक फ्रॉम GS2 सोशल जस्टिस. सो ये जो टॉपिक है वी कैन एसोसिएट इट विथ GS1, GS3 एंड GS2. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द context here कि the United Nations General Assembly has declared 2026 as the International Year of द वोमेन फार्मर. ये फैक्ट होता है प्रीलिम्स फैक्ट. इफ़ आई एम राइटिंग P, दैट मीन्स थिंक कि मैं प्रीलिम्स को डिनोट कर रहा हूँ. 2026 को डिक्लेयर किया गया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वोमेन फार्मर. तो क्यों? नाउ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिक्लेयरिंग सच? What is the significance or importance of women in agriculture? Now if you go by the data, you will find कि 60% to 80% of the food production are contributed by the women in developing countries. Second point, in South Asia they make up to 39% of the agricultural labor force. In India, about 80% of economically active women are employed in agriculture and 14% are landowners. फीमेल लैंड ओनरशिप मेयरली इज़ 8.3%. तो यहाँ पर एक निकल के क्या आया, एक इशू निकल के आया कि वेयर वोमेन आर कंट्रीब्यूटिंग इन द एग्रीकल्चर बट दे आर मोर ऑफ लेबर एज एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स, नॉट एज लैंड ओनर. जहाँ पर 80% वोमेन आर इकोनॉमिकली एक्टिव इन एग्रीकल्चर बट ओनली 14% दे आर द लैंड ओनर एंड फीमेल लैंड ओनरशिप इज़ जस्ट 8.3%. सो यहाँ से हमारा आता है इशू. सो ये इशू रिलेटेड क्वेश्चन से आपको मेंस में ज़्यादातर मिलेंगे. नाउ इफ़ यू सी हियर व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय वोमेन फार्मर्स. ठीक है, एक तो इशू यही है, इस पॉइंट से हमारा निकला है कि लैंड ओनरशिप और रिसोर्स ओनरशिप. इन लैंड ओनरशिप यू कैन थिंक ऑफ लैंड ओनरशिप और रिसोर्स ओनरशिप. देयर इज़ अ what did he say rule of the financial institutions कि if you owe a land then on the or if by collateralizing the land you will get the loan. okay, loan for land, fine. आप land को गिरवी रखोगे और आपको लोन मिलेगा. now if majority of the women agriculture labor they do not own any land, so उनका जो क्रेडिट या फिर इंस्टीट्यूशनल फिनांस है, there will be a lack of institutional finance.
all right. Then also if they do not own it, then they are also restricted to government subsidies as well as government schemes. एंड एग्रीकल्चर डिसीजन मेकिंग में भी उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है. दे आर जस्ट वर्किंग ऑर्गेनिकली एज अ लेबरर, नॉट एज अ डिसीजन मेकर टू द इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी. नेक्स्ट इज़ योर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर जैसे कि एक डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया. वो टॉपिक हम आज ही डिस्कस करेंगे एक दूसरे न्यूज़ में. नेक्स्ट वन इज़ कि मेल और फीमेल में भी हमें डिजिटल डिवाइड देखा जाता है कि अगर रूरल और अर्बन एरियाज़, अर्बन ऊपर है, रूरल नीचे है इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो इस रूरल एरिया में भी मेल ऊपर है और रूरल फीमेल एकदम नीचे है. सो इफ़ दे आर टेक्नोलॉजिकली वेरी मच बैकवर्ड, देन दे हैव लोअर एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन. सो इफ़ दे हैव अ लोअर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दे विल बी नॉट अवेयर अबाउट the climate vulnerabilities. They will be not aware about market prices and input services. All right, so these are the points so which you will be writing in your mains examination अगर ये related questions आए तो. climate vulnerabilities, तो climate vulnerabilities क्या है यहाँ पर? जस्ट सेम टू मेल काउंटर पार्ट ओनली कि फ्लड्स, ड्रॉट्स या फिर कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स, एडवर्स इवेंट्स जो होते हैं उनका भी जो इफेक्ट है वुमेन फार्मर के ऊपर देखा जाता है. एंड लास्टली इनएडिक्वेट पॉलिसी सपोर्ट, बिकॉज जो एग्रीकल्चर में जो हम पॉलिसी देखते हैं गवर्नमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू, इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज़ जस्ट फॉर द एग्रीकल्चर. नाउ इफ़ द डोमिनेशन इज़ डन बाय द मेल फार्मर्स, तो उनको ही ज़्यादा स्कीम्स अवेल करने को मिलता है. एंड द की फैक्टर इज़ द लैंड ओनरशिप. All right, so if we now talk about some government schemes and programs, so we can see here about Mahila Kisan सशक्तिकरण परियोजना, जहाँ पर वुमेन फार्मर्स के स्किल एनहेंसमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर is inculcated. Then some submission on agriculture mechanization which are not very much popular. And national food security mission, ये वुमेन हेल्थ में ज़्यादा फोकस करता है दैन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो अगर देखते हो सिर्फ एक ही स्कीम हमें प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलता है, नॉट मोर देन दैट. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एनालिसिस, दैट इज़ सेंटर स्टेट फिनेंशियल डिस्प्यूट. व्हाट इज़ द डिस्प्यूट अबाउट इट? कि द डिस्प्यूट इज़ बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द केरला गवर्नमेंट. ऑलराइट, एंड द डिस्प्यूट इज़ रिलेटेड विद सम फॉरेन एड एंड फिनेंशियल वोज. फिनेंशियल वोज का मतलब है जो फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पर हम फिनांस कमीशन के बारे में बात करेंगे. तो उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है, दैट इज़ इनएडिक्वेट फॉर केरला, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिंग देम फ्रॉम टेकिंग एनी सच फॉरेन एड. ओके, सो ये जो टॉपिक है इट डोमिनेट्स द GS2, जहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा फिस्कल फेडरलिज्म. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फिस्कल फेडरलिज्म? फेडरलिज्म मीन्स व्हाट? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, and fiscal federalism means it is the distribution of resources based on the states needs, states want, states performance, and on the basis of various other indicators. That is fiscal federalism. So the context I have talked about it, but what is the issues that has been highlighted here? The issues has been highlighted here is, the first one is discrimination in approving foreign aid. This is the news about it here. The issue is not very new. It is since 2018, where Kerala was denied permission to accept foreign aid. When in 2018 there was the severe Kerala floods, so Kerala opted for foreign aid, but the central government restricted it or denied permission. So it is the foreign aid is regulated by your FCRA, Foreign Contribution Regulation Act. That is very important for your prelims. तो FCRA के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट डिडंट गिव एनी परमिशन टू द केरला गवर्नमेंट टू रिसीव एनी फॉरेन एड. ऑल राइट, बट वेर एज इन कंट्रास्ट द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड वॉज अलाउड टू एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशन. ठीक है, एक साइड में केरला को रेस्ट्रिक्ट किया गया
और ऑन द अदर साइड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फॉरेन एड लेने में उनको एक्सेप्टेंस मिला। तो देखा गया था फॉरेन महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में फॉरेन कंट्रीब्यूशन था। सो वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ द इशू। द सेकेंड वन इज सेंटर्स कंट्रोल ओवर बोरोइंग, कि इफ़ the state government or Kerala goes for borrowing, the center, it gives a cap. So the central has placed limits on Kerala's borrowing capacity. Limit on Kerala's borrowing capacity. So again, this is the another reason of the discontent. And lastly, disaster aid and relief discrepancies, where the Kerala government claims neglect in receiving central aid. ऑल राइट, सो ये जो बात है ये 2024 का है, जहाँ पर वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था। वायनाड लैंडस्लाइड, वेयर इट आस्क्ड फॉर डिजास्टर एड एंड रिलीफ, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिडंट और दे नेग्लेक्टेड प्रोवाइडिंग एनी सच एड. सो दैट इज द इशू दैट इज करेंटली गोइंग ऑन. Now, another larger issue is from the 15th Finance Commission. If we see the 15th Finance Commission, okay, first of all, let's quickly talk about what is this Finance Commission. So, Finance Commission, this topic has also appeared in your APSC prelims this time. So, the Finance Commission, जो है, it is responsible for giving the recommendation of टैक्स प्रोसीड्स या फिर सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस, टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अदर रिकमेंडेशंस ऑफ ग्रांट्स इन एड ऑल्सो. और तो उसी रिकमेंडेशन में 15th फिनांस कमीशन जो है उन्होंने केरला का जो शेयर है उसको रिड्यूस कर दिया. ऑल राइट, up to 1.92%. So that is the issue that has been highlighted here. All right. So अभी जो questions है, what type of questions you can expect from this topic? If we try to frame a question here, then you may write the centrals. Let me just frame a question for you. The center state, I am writing the short form, financial relationship in India has increasingly come under strain. Discuss. Okay, so when you will be discussing this, then you can take the reference of this particular current affairs. Okay, so no arbitrary pointing, no arbitrary content, only facts and figures will give help you to fetch more and more marks. All right. Okay, so as I have talked about questions, so mains are again approaching. तो अभी जो आपको करना है, जो strategy है, ये that is your revision, a very quick revision of whatever you have studied. Along with that, you shall start practicing your PYQs. Also, you should appear for test series. जितना हो सके उतना आप test appear करो. As much as questions you will answer, your answer writing skills will develop. Okay, in that part, CSCP IS Academy can help you, where you can avail a total of 30 tests, 18 sectional and 12 full length, which will include essay, Assam part and case studies separately on our CSCP IS Academy, which you can avail at just ₹3000. और अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. The next topic is again a very important topic of mains, that is gender gap and digital literacy. When we were discussing the first news today about women empowerment in agriculture, we have talked about the digital divide. Again यहाँ पर gender gap and digital literacy, in short इसको हम male female digital divide classify कर सकते हैं. Let's quickly see about the article here. So ये भी editorial का ही एक है piece, gender gap in digital literacy. So what do we mean by digital literacy? It is, in short, it is the ability to use digital devices like we are using
communication applications and networks to access and manage information. ऑलराइट, तो यही लिटरेसी में, यही नॉलेज में जब अंतर होता है बिटवीन टू सेक्शंस, वेदर दे आर मेल और फीमेल और वेदर दे आर अर्बन पीपल और रूरल पीपल, उसको कहा जाता है डिजिटल डिवाइड. सो इफ़ वी सी द डायमेंशंस ऑफ डिजिटल जेंडर गैप, सी यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यही कि डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ द डिजिटल जेंडर गैप एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिजिटल जेंडर गैप. तो यहाँ पर जो कंटेंट दिया गया है ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है. सो व्हाट आर द गैप यू कैन सी हियर. द फर्स्ट वन इज योर एक्सेस गैप. सो व्हाट इज एक्सेस गैप? यू कैन सी से कि इन रूरल एरियाज you will see improper infrastructure, improper digital infrastructure. And it may question the affordability of the rural people, especially the women, in purchasing or in handling such digital devices which are very costly. Then there is a skill gap. So if we talk about STEM here, STEM stands for science, technology, engineering and mathematics. So if we see the Indian women, especially the rural women, they are very less of the women they are into the arena of STEM. So उनका जो education है, it was not under the periphery of STEM. That's why they lack in digitalizing themselves. So there is a skill gap. And lastly, leadership and representation. So there is an under representation in AI, programming and high tech sectors. कि बड़े बड़े जो सेक्टर्स है AI रिलेटेड फील्ड में, वहाँ पर भी हमें जो वुमेन हैं उनके पार्टिसिपेशंस कम है. नहीं है ऐसा नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू मेल द पार्टिसिपेशन इज़ वेरी लेस. सो व्हाट आर द causes here? These are listed below. These are very simple, like they are very high cost, society is of patriarchal mindset, control over women's digital presence, education जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, एंड द लास्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल, वेयर देर इज लिमिटेड पॉलिसी फॉर वुमेन टू ट्रेन इनटू दिस फील्ड. ओके, द नेक्स्ट वन इज मुंबई ट्रेन एक्सीडेंट. ठीक है, तो ये टॉपिक भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी एंड रेलवेज. सो व्हाट इज़ द न्यूज़? द न्यूज़ इज़ कि 4 people have died after falling from the Mumbai local trains and 9 have injured in the accident in Thane district when bags of people travelling on footboards of 2 local trains moving in opposite direction brushed against each other. मतलब अगर ये ट्रेन है तो ये जो है ये फुटबोर्ड अगर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई खड़ा है एंड देयर इज़ अ ट्रेन फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, द बैग हैव कोलाइडेड इन ईच अदर, तो दोनों ट्रेन से ही लोग उन दोनों ट्रेन के बीच में वो गिर के उनकी मौत हुई है. ऑलराइट, सो दैट इज़ अ वेरी हार्ट रेंचिंग न्यूज़, बट व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, व्हाट वी कैन डिराइव कंटेंट फ्रॉम हियर कि व्हाट आर द इश्यूज़, कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट है व्हाट आर द इश्यूज़ रिलेटेड टू इट. If we just underline certain systematic issues here, you will get that the railway network is overburdened. Commuters travel on footboards due to insufficient frequency and capacity, especially in the local train. जो आप अगर local train का picture अगर देखते हो, so it is not just full, it is over the capacity where you will see people are hanging or standing on the footboards. Next is neglect of the passenger concern. So Mumbai Railway Passenger Association had warned about Diva Kalwa route. So already this particular route was vulnerable and they have been given a warning कि ऐसा बहुत ही risk है, the segment is very vulnerable, so there must be some caution. And there is an infrastructure planning gap. So even after new routes between Kalyan and Thane, प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एक्सप्रेस मेल एंड ट्रेन. तो हमें कहाँ से क्या, कल्याण से थाने में क्या है वो प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम हियर. तो देयर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग गैप कि डिस्पाइट ऑफ द न्यू रूट इज क्रिएटेड और आर बीइंग क्रिएटेड, फिर भी जो ओल्ड कंजस्टेड रूट है अभी भी उनको रिलैक्स नहीं किया गया है. तो इसमें जो फेलियर है हम गवर्नमेंट को कैसे दे सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ टाइमली रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट. अगर हम इस पॉइंट में देखते हैं जो यहाँ पर मैंशनड है कि कंप्लेंट पहले से किया गया था पर उसमें टाइमली रिस्पॉन्स नहीं लिया गया. देन देयर वाज एन इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेलवे जोन्स एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. एंड लास्टली लिमिटेड एक्सीडेंट मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंडिया में रेलवेज
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिटिगेट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हाँ, रिसेंटली तो है, जो अगर आप कवच को देखते हैं, कवच, सो दैट इज़ कोलिजन को रोकने के लिए। बट दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट जो अपोजिट डायरेक्शन से आता है, यहाँ पर लोगों की भी गलती है, तो उनको कैसे रोका जा सकता है, देयर मस्ट बी अ गिवन थॉट। सो द लास्ट वन फॉर टुडे इज e-waste recycling. So here the Delhi government announced India's first e-waste recycling eco park in Holambi Kalan in North Delhi. So first we see what is e-waste. ई-वेस्ट का मतलब है जो भी डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है या फिर स्पेयर पार्ट्स है जो ख़राब हो चुका है या फिर जिनको हम यूज़ नहीं करते, दे आर रेफर्ड टू एज ई-वेस्ट। नाउ व्हाई ई-वेस्ट इज़ एन इशू इन इंडिया? बिकॉज ई-वेस्ट जो है ये कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स से बनते हैं, जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, विच आर हार्मफुल इफ़ इट इज़ हैंडल्ड इम्प्रॉपरली। ठीक है, अगर हम ग्लोबल डेटा देखते हैं तो ई वेस्ट मॉनिटर 2020 इट सेड दैट आउट ऑफ 100 ओनली 17.4 ग्लोबल ई वेस्ट इज रिसाइकल्ड एंड रेस्ट ऑफ देम आर डंप्ड इन लैंडफिल्स। ओके, नाउ व्हाई इट इज़ अ कंसर्न फॉर इंडिया? ये तो ग्लोबल डेटा है। अगर आप यहाँ पर देखते हो, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर आफ्टर चाइना एंड यूएस, and over 95% of the e-waste is handled by the informal sector and it is unregulated and in unsafe condition. कि अगर ये informal sector handle करे तो definitely it will not go for recycling, और बहुत ज़्यादा stringent rule of e-waste recycling है भी नहीं. So what is the available rule that is there? It is the e-waste management rules which covers 106 categories of e-waste. It imposes extended producer responsibility on manufacturers, mandates proper recycling and tracking of e-waste. All right, so ये है the current one, but अदा कुछ stringent law चाहिए because जैसे कि ये जो स्टेप है दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है अबाउट द रिसाइकलिंग पार्क, इको पार्क, ये कैसे सिग्निफिकेंट है? जैसे कि इट विल रिड्यूस लैंड एंड वाटर पोल्यूशन अगर रिसाइकल हो तो, it will formalize the informal workers, it will also create job in the economy, and it will promote the green economy sector as well. Alright students, so this is a brief discussion on this particular topic. Every day we will bring some new topic and we will do a discussion very analytically that will be helpful for your mains answer writing. Alright, so students, if you are interested or if your friends or anyone who you know are interested or preparing for civil services examination, then you can ask them. Or for information that CACP IAS Academy has launched its GS Foundation batch where there are 3 time slots according to your convenience. You can take admission where the classes will be both offline and online by the faculties here mentioned. So for much details you can call on our number, and if you want our smart books, our study materials, then you can order for you. Till then, thank you so much. Take care.